प्रधानमंत्री के तौर पर तो एक सशक्त प्रधानमंत्री भारत को मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो मोर्चा पर ये फेल्योर है, विफल हैं। एक है बेरोजगारी और दूसरा है महंगाई, और ये दोनों पर इनका जो है अपना कोई जोर नहीं चल पाया, और यह इसी कारण है कि इनको इसी दो मोर्चा पर सबसे ज़्यादा विरोध झेलना भी पड़ता है। महंगाई और बेरोजगारी जनता इसलिए दरकिनार कर रही है क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी भारत की हमेशा से समस्या रही है। लेकिन इसके अलावा आपने बात किया मैनिफेस्टो का, तो 370 हटाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। राम मंदिर का निपटारा हुआ, ये भी देश में जो है 25-30 साल से जो है एक बहुत बड़ा कहें तो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए संकट बना हुआ था, उसको क्लियर किया गया। तो विदेश नीति सच में जो मोदी की है वो जो है इन्होंने पूरे विश्व को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। देखिए, विदेश नीति तो नेहरू जी का ही बनाया हुआ है, लेकिन इसे कड़ाई के साथ इम्प्लीमेंट जो करना कहा जाता है वो मोदी सरकार नहीं किया। देखिए, मोदी ने जो है वो विदेश नीति में अपने सारे ऑप्शन खोल के रखे हैं और सभी की स्वीकार्यता को बना के रखा है। अमेरिका जाना, यूरोप के दौरे पर जाना, जहाँ भी जाना वहाँ पर बिजनेस समिट करना, वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से मिलना, उससे पर्सनल जो है एक रिलेशन क्रिएट कर लेना, बराबरी का एक रिलेशन क्रिएट कर लेना, दोस्त की तरह बना लेना। तो ये सब जो है सफल राजनेता के गुण होते हैं कि दुनिया में जो भारत की छवि जो है वो एक सक्षम देश की बनी है। पहले जो था एक भारत जो है लिबरल देश और बहुत ज़्यादा अपना जो है इंट्रोड्यूस अपने आप को नहीं कर पाता था, लेकिन अब जो है भारत की धाक जो है सभी जगह बनी हुई है। पाकिस्तान के साथ देखिए, पाकिस्तान पहले जो था मोदी से पहले हर एक साल जो है देखिएगा दुर्भाग्य था देश का कि कोई ना कोई शहर में सीरियल ब्लास्ट होता ही होता था, आतंकी घटना होता ही था। लेकिन 2014 के बाद से ये बंद हो गया है, जबकि हम पाकिस्तान से बात भी नहीं कर रहे हैं। आज पाकिस्तान जो है बात करने के लिए हमसे पागल हुआ है, संबंध बनाने के लिए पागल हुआ है, लेकिन भारत ने एकदम उनको नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि वहाँ पर बात करने का कोई मतलब नहीं होता। वो उरी हुआ या फिर पुलवामा हुआ, उसके बाद जैसे भारत ने रिटेलिएट किया, उसको देखकर जो है पाकिस्तान में एक खलबली मच गई है कि अगर इंडिया में एक पटाखा भी फोड़ोगे तो उसके लिए नुकसान उठाना पड़ेगा। और आपने बात किया कि ये जो मोदी जो हैं किसी की सुनते नहीं। देखिए, मोदी सुनते अपनी पार्टी में सबके हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा इनका जो अभी तक देखा गया है कि ये फैसला बहुत जल्दी लेते हैं और बहुत कड़क फैसला लेते हैं। इसमें जो है लेने से ये घबराते नहीं। हाँ, मैं सबसे अधिक फेल्योर मानता हूँ इस सरकार को रोजगार के मामले में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है रेलवे का, एक बार में नहीं, नाक को घुमा के पकड़ा जा रहा है। और दूसरा चीज़ है कि महंगाई रोकने के लिए इनके द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया जाए, क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ा गड़बड़ी यही किया कि इन्होंने वादा इतना कर दिया था कि उसको डिलीवर करना था, और डिलीवर करने के लिए आपको एक साथ कई मोर्चों पर काम करना था और उन सभी मोर्चों पर पैसा लगना था, तो पैसे का व्यवस्था करना था। और दूसरा चीज़ है कि कोरोना आया, पूरा देश का गतिविधि रुक गया, तो दुनिया का रुक गया, सप्लाई चेन टूट गया, सारा कुछ खत्म हो गया। इसके कारण भी प्रभाव पड़ा है। मोदी का यही रहा है कि इन्होंने वादा बहुत ज़्यादा किया और उसे डिलीवर नहीं कर पाए। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत की स्थिति जो है अभी बहुत अच्छी है और भारत सेफ है अभी। तो मोदी का जो अभी का 8 साल का जो कार्यकाल रहा है, तो इसे हम पिछले 30 साल के कार्यकाल से अच्छा बता सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका NBC 24 में। हमारा ये विशेष चर्चा होगा, चर्चा उस मुद्दे पर होगा कि आज 16 मई है, 16 मई 2022। ठीक 8 साल पहले 2014 के 16 मई को इस देश को एक प्रधानमंत्री मिला। नरेंद्र मोदी की हम बात कर रहे हैं। 8 वर्ष उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री इस मुल्क में अपना पूरा किया है। कल से 9वां वर्ष जो है उनका शुरू हो जाएगा। 8 साल लंबा समय होता है किसी भी देश के भूगोल, इतिहास और वहां के इकोनॉमी को बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए। कितना बदला भारत, ये चर्चा इस पर इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि आज जो ताजा खबर निकलकर सामने आई है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो विवाद लंबे समय से चल रहा है, उसमें जो सर्वे टीम है उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि शिवलिंग देखा गया है, शिवलिंग को निकाला भी गया है और वो कोई साधारण शिवलिंग नहीं है। पन्ना यानी एमराल्ड जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उसका शिवलिंग है। अयोध्या में मंदिर निर्माण हो रहा है, धारा 370 हटा दिया गया। कोर एजेंडा जो भाजपा का था, जो आरएसएस का है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उस फ्रंट पर मोदी हमें सफल होते दिखे हैं।
लेकिन बेरोजगारी हुआ, महंगाई हुआ, इस पर शायद ये सरकार फेल है। तो इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आदेश पुरी हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं। हर फ्रंट पर हम प्रयास करेंगे कि अपना कुछ पक्ष रख सके, कुछ आदेश पुरी का पक्ष ले सके, कुछ विवाद हो हमारे चर्चा में तो उसको भी आप स्वागत कीजिएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है आदेश जी। नरेंद्र मोदी को आज 8 साल पूरा हो रहा है बतौर प्रधानमंत्री। चलिए ना, सबसे पहले उनके हम मैनिफेस्टो पे बात कर लेते हैं। 14 में जो कोर एजेंडा था वो तो अब पूरा हो गया। 370 को हटाना, 370 को धारा को, राम मंदिर बनना, लेकिन क्या इससे मुल्क चलेगा और किस तरह देखते हैं? कितना आप पहले ये बताइए, कितना सफल आप देखते हैं एक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी? देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पर तो एक सशक्त प्रधानमंत्री भारत को मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने पहले ही बताया कि 2 मोर्चा पर ये फेल्योर हैं, विफल हैं। एक है बेरोजगारी और दूसरा है महंगाई, और ये दोनों पर इनका जो है अपना कोई जोर नहीं चल पाया, और यह इसी कारण है कि इनको इसी 2 मोर्चा पर सबसे ज़्यादा विरोध झेलना भी पड़ता है। लेकिन इसके अलावा आपने बात किया मैनिफेस्टो का, तो 370 हटाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। राम मंदिर का निपटारा हुआ, ये भी देश में जो है 25-30 साल से जो है एक बहुत बड़ा कहें तो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए संकट बना हुआ था, उसको क्लियर किया गया। फिर से बताएं कि अभी भी मैनिफेस्टो के इनके बहुत सारे काम बाकी हैं। अभी बाकी ये है कि एक समान नागरिक संहिता जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, उसे लागू कराना है, और उसके लेकर भी अब आम राय बनाना शुरू कर दिया गया है। अमित शाह गृह मंत्री ने भी इसको लेकर अपनी बातें कही। और आपको बताएं कि इसके अलावा जो है भारत को एक बीजेपी का हमेशा रहा अखंड भारत का, तो देखिए, तो इसी दौरान मोहन भागवत ने भी कहा है कि 15 साल के अंदर में हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे। तो देखिए, अगर मैनिफेस्टो की बात की जाए तो बीजेपी जो है उसे काफ़ी कड़ाई से फॉलो करा रही है और कराएगी भी। जब 2014 में जनता ने क्लियर मेजोरिटी दिया 30 साल बाद इन्हें, तो जनता ये मूड बनाई हुई थी कि जो इनका मैनिफेस्टो है उसे पूरा करना होगा इनको, और इन्होंने किया। इसमें कोई दो राय नहीं रखना, लेकिन नहीं रखना चाहिए कि आने के बाद जो है राम मंदिर को ये किए, 370 हटा दिए, CAA लाएँ, ये सब देखिए बीजेपी का एजेंडा ही यही था, और वो क्लियर मेजोरिटी से आएगी तो ये काम करेगी ही करेगी, और वो डिलीवर कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी का शायद परिणाम रहा आदेश जी कि 2014 में जो सरकार 282 सीटें लाई थी, वो 2019 में 303 सीट पर पहुंच गई। तो मतलब जनता में एक्सेप्टेंस तो है, बातों पर खड़े उतर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी शायद दरकिनार कर रहा है जनता, तभी नहीं यूपी का चुनाव देखिए, 4 राज्यों में फिर सरकार बन। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी जनता इसलिए दरकिनार कर रही है क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी भारत की हमेशा से समस्या रही है। आप किसी युग में चले जाएं, ये आज़ादी के बाद कांग्रेस भी इतना दिन शासन किया, उस समय भी महंगाई था, बेरोजगारी था, बेकारी था, सबका प्रॉब्लम था। तो ये हम लोग जो है यूज टू हो गए हैं कि महंगाई होगा, बेरोजगारी होगा, इससे हम यूज टू हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस पर कोई भी राजनीतिक दल बोलने को तैयार नहीं था, और उससे जो है पूरे देश का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ था। अब कश्मीर क्या है जिससे पूरे देश का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है? अभी तो वहाँ भी नहीं काम हुआ, अभी तो PO को लेना बाकी है, इनको एक्साइज चीन लेना बाकी है, ये भी इनके मैनिफेस्टो में है। तो ये तो अभी काम बचा हुआ है। फिर से मैंने यूनिवर्सल सिविल कोड का बात किया, वो बचा हुआ है लेना। फिर से आप बताएं कि बहुत सारे जो यहाँ पर हैं, मंदिर का ही देखिए, ज्ञानव्यापी का मामला था, फिर से मथुरा का मामला था। तो ये सब चीज़ होना है अभी, और इसलिए मैं अब कह रहा हूँ कि जनता ने क्लियर मेजोरिटी दिया, और यूपी की जनता ने भी क्लियर मेजोरिटी वहाँ के राज्य सरकार को दिया। जब उन्होंने योगी ने चीख के कहा कि अभी मथुरा और काशी बाकी है, और उसके बावजूद भी 275 सीट मिलता है, तो इसका मतलब जनता चाहती है कि ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किए जाएं। इसके अलावा मैं सबसे बड़ा उपलब्धि जो देखता हूं मोदी के सरकार का, वो है विदेश नीति में। इसी पर हम पूछने आ रहे थे आदेश जी। देखिए, इस सरकार पर बार बार ये आरोप लगा है, जो विपक्षी दल हैं, जो एंटी बीजेपी पार्टीज हैं, वो तमाम पार्टियां इन पर लगातार ये आरोप लगाती है कि मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं, मोदी जी महंगे महंगे चार्टर प्लेन पे घूमते हैं, मोदी जी बिना मतलब का विदेश दौरा करते रहते हैं, मोदी जी अनवांटेड एक्सपेंस करते हैं टैक्स पेयर के पैसे पर। ये इन पर बार बार आरोप लगा है। तो 14 से लेकर 22 के बीच में विदेश नीति में कितने सफल रहे, किन किन देशों से इनका रिश्ता अच्छा हुआ, और किन देशों से जो रिश्ता अच्छा था वो बहुत अच्छा हुआ?
देखिए, ये जो आरोप लगते हैं कि 10 लाख का सूट, ये तो मनगढ़ंत है। ये हर एक प्रधान, अगर देखा जाए सूट पहनने का, तो नेहरू जी भी पहनते थे। नेहरू जी के बारे में कहा जाता था कि वो एक बार में 13,000 रुपए का खाना खाते थे। वही कह रहे हैं कि, और तो तरह तरह की बातें हैं। अब असलियत क्या है, राजीव गांधी भी सूट पहनते थे। देखिए, इन सब बातों में मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अगर विदेश नीति का बात किया जाए तो विदेश नीति सच में जो मोदी की है, वो जो है इन्होंने पूरे विश्व को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। देखिए, विदेश नीति तो नेहरू जी का ही बनाया हुआ है, लेकिन इसे कड़ाई के साथ इम्प्लीमेंट जो करना कहा जाता है वो मोदी सरकार नहीं किया। आप देखिए आज कि अमेरिका जो है, अमेरिका का राष्ट्रपति आपको अहमदाबाद में आता है और वहाँ पर हाउडी मोदी जो प्रोग्राम चलता है वो उस प्रोग्राम में शामिल होता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। मोदी के समय में ही अमेरिकी राष्ट्रपति पहली बार गणतंत्र दिवस का जो है उसके समारोह में भाग लिया, वो पहले भी नहीं हुआ था। और अभी भी अमेरिका, जैसे देखिए कि अभी यूक्रेन संकट ही आया तो रसिया से तेल लेने की बात थी, लेकिन अमेरिका मना नहीं कर पाया, उसने प्रेशर बनाया। उसी तरह S-400 जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो ये है, उसको मैं टर्म भूल रहा हूँ नाम, जो कि उसको लेकर जो है उस पर भी अमेरिका ने प्रेशर बनाया। तो देखिए, मोदी ने जो है वो विदेश नीति में अपने सारे ऑप्शन खोल के रखे हैं और सभी की स्वीकार्यता को बना के रखा है, और एक कहीं भी अपना जो है पत्ता एकाएक से नहीं खोलना। तो देखिए, पहले से भारत की विदेश नीति अच्छी थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी भारत में भले जितना भी गड़बड़ी हो, लेकिन भारत के जो राजनयिक हैं वो कभी भी देश का नाम डूबने नहीं देते हैं। लेकिन मोदी ने काफ़ी एग्रेसिव इसको अपनाया। जैसे कि आपको बताएं कि अमेरिका जाना, यूरोप के दौरे पर जाना, जहाँ भी जाना वहाँ पर बिजनेस समिट करना, वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से मिलना, उससे पर्सनल जो है एक रिलेशन क्रिएट कर लेना, बराबरी का एक रिलेशन क्रिएट कर लेना, दोस्त की तरह बना लेना। तो ये सब जो है सफल राजनेता के गुण होते हैं कि भाई अपने विचारधारा की तरफ उसे आप मोड़े या फिर उसका अपना ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करें। तो ये सब चीज़ हुआ है और इसका फ़ायदा भी हुआ। जहाँ भी युद्ध हुआ, जैसे कि आपको यमन में बताया, वहाँ से बहुत लोगों को एयरलिफ्ट कराया गया, अफ़गानिस्तान से कराया गया या फिर यूक्रेन से कराया गया है। जहाँ भी हुआ है, एक पूरे दुनिया में जो भारत की छवि जो है वो एक सक्षम देश की बनी है। पहले जो था एक भारत जो है लिबरल देश और बहुत ज़्यादा अपना जो है इंट्रोड्यूस अपने आप को नहीं कर पाता था, लेकिन अब जो है भारत की धाक जो है सभी जगह बनी हुई है। और अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका जो देश है वो भी अब भारत को छोड़ना नहीं चाहता है। जबकि यूक्रेन जैसा मुद्दा था, उस समय अगर पहले वाली स्थिति रहती तो हमारे संबंध जो है वो खराब हो जाते। उसी तरह अगर हम पड़ोसी देशों से बात करें, पाकिस्तान के साथ, देखिए पाकिस्तान पहले जो था, मोदी से पहले हर एक साल जो है देखिएगा दुर्भाग्य था देश का कि कोई ना कोई शहर में सीरियल ब्लास्ट होता ही होता था, आतंकी घटना होता ही था। लेकिन 2014 के बाद से ये बंद हो गया है, जबकि हम पाकिस्तान से बात भी नहीं कर रहे हैं। आज पाकिस्तान जो है बात करने के लिए हमसे पागल हुआ है, संबंध बनाने के लिए पागल हुआ है, लेकिन भारत ने एकदम उनको नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पर बात करने का कोई मतलब नहीं होता। आप सैन्य अधिकारी से बात नहीं कर सकते, वो आपके प्रोटोकॉल में नहीं आते हैं, और वहाँ के जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनका, वहाँ का सेना सुनता नहीं है, तो फिर वो बात करने का मतलब क्या है। जब भी बात कीजिए कोई ना कोई घटना हो जाता है, तो इसलिए उनको साइडलाइन किया गया है। और जो उरी हुआ या फिर पुलवामा हुआ, उसके बाद जैसे भारत ने रिटेलिएट किया, उसको देखकर जो है पाकिस्तान में एक खलबली मच गई है कि अगर इंडिया में एक पटाखा भी फोड़ोगे तो उसके लिए नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये जो है डर, जो आतंकी हैं उनमें एक डर जो है भारत को लेकर समाया हुआ है। तो भारत ने अपना रूप दिखाया। मोदी देखिए सशक्त नेता की पहचान रही है, और उन्होंने हाँ आदेश जी, अब एक सवाल सुनिए। देखिए, विरोधियों के द्वारा जो एक बड़ा आरोप लगाया जाता है, और ये आरोप बहुत हद तक मुझे भी पर्सनली सही लगता है कि एक शब्द है सत्ता का व्यक्तिकरण। पूरा सत्ता किसी एक व्यक्ति में कैसे समाहित हो जाता है, उसके जीवंत उदाहरण भारत में कोई व्यक्ति है तो वो नरेंद्र मोदी है। कारण समझिए इसके पीछे जो कहानी वो मैं बता देता हूं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके पहले तक इन्हें दिल्ली का कोई तजुर्बा नहीं था। ये एक बार भी सांसद बनकर दिल्ली नहीं आए थे। इनके पूर्व में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, HD देवगौड़ा हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, या फिर मनमोहन सिंह वाजपेयी जी, ये सभी प्रधानमंत्रियों को दिल्ली का तजुर्बा था। बजाते ये मंत्री तक रहे थे, सिर्फ सांसद नहीं। नरेंद्र मोदी वो पहला प्रधानमंत्री इस देश में बना जो किसी राज्य का CM था, और अचानक से वो सीधा PM बनकर दिल्ली पहुंचता है।
दूसरी चीज कि जो इनकी पार्टी के शीर्ष नेता थे, बड़े लीडर्स जिनको आप कह सकते हैं, एल के आडवाणी हुए, मुरली मनोहर जोशी हुए, यशवंत सिन्हा, सुब्रमण्यम स्वामी, शत्रुघ्न सिन्हा, जो कई जमाने से 90 के दशक से ही भाजपा में थे, उनको इन्होंने साइडलाइन कर दिया। 3 नेता को छोड़कर अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी, 2 उसमें से अब दिवंगत हो चुके हैं 2-3 सालों के अंदर ही। सिर्फ नितिन गडकरी है जो बहुत पीएम से कनेक्शन नहीं रखते हैं, क्योंकि अपने विभाग के काम में वो बहुत व्यस्त रहते हैं। तो डिसीजन जो है पार्टी का, वो पूरी डिसीजन जो है ये खुद लेते हैं, सचिव का नहीं सुनते हैं, एमपीज का नहीं सुनते हैं, मिनिस्टर्स का नहीं सुनते हैं। ये एक बड़ा आरोप है और यही कारण है कि विमुद्रीकरण जैसा फैसला, जीएसटी जैसा फैसला, ये तमाम फैसलों को लिया गया जिससे कहीं ना कहीं इस देश में महंगाई तो बढ़ी ही, उससे ज्यादा रोजगार पर संकट आ गया। देखिए, विमुद्रीकरण को जस्टिफाई शायद नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि जो रेवड़ी और ठेले लगाने वाले लोग थे उन पे बड़ा संकट आया है। ये इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि व्यक्ति जो है, देखिए भारत का इतिहास रहा है खासकर आज़ादी के बाद कि कोई भी आदमी जब मजबूत जब उभरता है नेता, तो उसको उसमें सारी शक्तियाँ उसमें ही समाहित हो जाती है। जैसे नेहरू जी देखिए, इंदिरा गांधी भी नेहरू जी के बाद, इंदिरा गांधी के समय भी काफ़ी सीनियर नेता थे, कामराज थे और जैसे कि मोरारजी देसाई, ये सब नेता थे। लेकिन क्या हुआ, इंदिरा गांधी में सारा शक्ति, एक समय में कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये भी बात चलती थी। उसी तरह राजीव गांधी के समय में देखिए, बहुत सारे सीनियर नेता को साइड करके उनको बनाया गया, उनके हाथों में पूरा शक्ति रखा गया। देखिए, मोदी 2014 के चुनाव में व्यक्ति आधारित वोटिंग हुआ था, इसे आपको मानना पड़ेगा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए था कि मोदी का कद बढ़ा बहुत ज़्यादा। और आपने बात किया कि ये जो मोदी जो हैं किसी की सुनते नहीं हैं। देखिए, मोदी सुनते अपनी पार्टी में सबके हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा, इनका जो अभी तक देखा गया है कि ये फैसला बहुत जल्दी लेते हैं और बहुत कड़क फैसला लेते हैं। इसमें जो है लेने से ये घबराते नहीं है। आपने विमुद्रीकरण का बात किया, इनको लगा कि नहीं हमको करना चाहिए नोटबंदी, और आपने कहा कि रेवड़ी वाले, ये सब वाले जो सड़क पर जो गवर्नर जो थे उस समय, उन्होंने भी आरोप लगाया कि उनको शाम तक नहीं पता था कि ये होने जा रहा है। इन्होंने बताया, ये फैसला लिया इन्होंने। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो नोटबंदी हुआ, उस नोटबंदी का विरोध एक भी गरीब और साधारण व्यक्ति ने नहीं किया। वो तो कभी नहीं करता है भाई, गरीब साधारण कहाँ से करेगा? अरे यहाँ पर विरोध होने पर तो एटीएम के एटीएम फूंक दिया जाता है, थाना को फूंक दिया जाता है, और यहाँ पर लोग 10-10 घंटे लाइन में लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो मेहनत से कमाया है उसको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनको था जो ब्लैक मनी रखे थे, और वो आज तक चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनका ब्लैक मनी आज तक पड़ा हुआ है। वो इस आशा में है कि अगर ये सरकार हटेगा, कोई अपना आदमी आएगा तो फिर वो चालू करेगा, वो नोट उनका चलन में आ जाएगा। देखिए, ये सरकार का फैसला था। अब आप भाई, हो सकता है सरकार ये जानना चाहती थी कि मेरा कितना पैसा सर्कुलेशन में है, नकली नोट भी बहुत ज़्यादा चलता था, इसलिए देखिए उसको हम विरोध नहीं कर सकते हैं। जीएसटी जो था, सरकार का अपना फैसला है, भले उसके जो फायदे और नुकसान है वो दूसरा चीज़ है, लेकिन सरकार एक कमिटमेंट के साथ है कि मैं एक देश और एक टैक्स रखना चाहता हूँ, तो उसे उन्होंने पालन किया। दूसरा चीज़ देखिए कि मोदी जो है वो कोई भी फैसला, चाहे वो लागू करना हो, COO को इंट्रोड्यूस करना था, कर दिया, 370 को करना था, कर दिया, फार्म बिल को वापस भी ले लिया, किसान बिल को लागू करना था, कर दिए, और वापस करना था तो पूरी तरह वापस कर दिए। मिस कहने का मतलब है कि ये सरकार हिचकिचाहट में नहीं रहती है, क्लियर कट रहता है कि हमको कोई हिचकिचाहट इसमें नहीं है। हाँ, मैं सबसे अधिक फेल्योर मानता हूँ इस सरकार को रोजगार के मामले में। रोजगार के मामले में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है रेलवे का, एक बार में नहीं, नाक को घुमा के पकड़ा जा रहा है। और दूसरा चीज है कि महंगाई रोकने के लिए इनके द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। स्वामी का तो ऐसा कोट आप ले लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी का अगर आप ट्विटर फॉलो करिएगा या उनके फेसबुक पोस्ट को, हमेशा इस बात को लेकर वो क्रिटिसाइज करते हैं, कटाक्ष करते रहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी कि भाई वित्त मंत्री उन्हें क्यों नहीं बनाया गया। आप समझिए, अरुण जेटली को बनाया गया, उसके बाद अभी निर्मला सीतारमण को बनाया गया। ये दोनों लोग उस बैकग्राउंड से नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था को समझ सके। स्वामी जी जो है, सुब्रमण्यम स्वामी 1984 में, उसके बाद कई लोकसभा में बने मिनिस्टर रहे हैं, उनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है इकोनॉमी को लेकर। तो उनसे क्या दिक्कत है भाई? और हार्डकोर संघ से बिलोंग करते हैं, हिंदुत्व की बात भी करते हैं, ऐसा तो है नहीं। उनका यही आरोप रहता है कि मोदी को वैसा ही मिनिस्टर चाहिए जो उनकी सुने, और मैं सुन नहीं सकता, मैं फैसला लेने वाला व्यक्ति। यही इसका प्रॉब्लम था, इनका प्रॉब्लम यही था। ऊपर से है कि ये 75 साल की उम्र के पार थे। और दूसरा बात है कि कैसे कोई प्रधानमंत्री, देखिए प्रधान होता है, कोई मंत्री ये नहीं कह सकता है कि मैं फैसला लूँगा, मुझे रुकने वाला कोई नहीं होना चाहिए।
ऐसे लोग को कभी भी उसका कुछ फायदा शायद मिल जाता देश को, इकोनॉमी के तौर पे, रोजगार के तौर पे, महंगाई के मुद्दे पर। हो सकता था कि नुकसान भी देश को बहुत ज्यादा पहुंच जाए, अभी भी नुकसान हो रहा है और उसमें प्रधानमंत्री रोक भी ना पाए उसको। अभी तो है ना कि सारा दायित्व तो प्रधानमंत्री पर है। अब ये बताइए आप ही, उस समय प्रधानमंत्री बोले कि नहीं वित्त मंत्री अपने मन से किए वो समझे, ऐसा कभी बयान होता है क्या? कुछ ना कुछ इनमें खामी होगा, इसके कारण इनको नहीं लिया गया है। और दूसरा बात है कि सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं, इन हर एक लोग पद के लिए, यशवंत सिन्हा भी नाराज थे, शत्रुघ्न सिन्हा भी नाराज हैं, बहुत लोग नाराज है, और सभी लोग जो हैं 75 पार हैं। हो सकता है कि इनको नहीं रखने का उनका अपना प्लानिंग हो। तो देखिए मोदी का जो अभी तक जो शासन रहा है, देखिए रेलवे में इन्होंने मॉडर्नाइजेशन शुरू किया, वंदे भारत जैसे ट्रेन लाया इन्होंने, हाई स्पीड ट्रेन लाया, ये सब कुछ लाया इन्होंने। इसमें इन्होंने काम किया है। सबसे बड़ा जो इकोनॉमी के नहीं आगे बढ़ने का कारण एक लॉकडाउन भी रहा है। कोरोना भी 2 सालों तक परेशान किया है देश को। फिर से मोदी का मैं एक सबसे बड़ा कमी मानता हूं कि देखिए इन्होंने एक साथ, देखिए कोई भी कितना भी योग्य सेनापति क्यों ना हो, वो एक साथ 2 फ्रंट पर लड़ना नहीं चाहता है। लेकिन मोदी ने क्या किया कि एक साथ 10 फ्रंट पर ये लड़ना शुरू कर दिए। मेक इन इंडिया फिर से हुआ कि स्मार्ट सिटी, फॉरेन पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट, सारे जगह इन्होंने फ्रंट खोल दिया। अब पैसा उतना देश के पास था नहीं, उतना तो पैसे का भी व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। और यही कारण है कि टैक्स बढ़ाया गया, आपके एटीएम से पैसा लिया गया, सब चीज़ से पैसा वसूला गया। क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ा गड़बड़ी यही किया कि इन्होंने वादा इतना कर दिया था कि उसे डिलीवर करना था, और डिलीवर करने के लिए आपको एक साथ कई कई मोर्चों पर काम करना था, और उन सभी मोर्चों पर पैसा लगना था। तो पैसे का व्यवस्था करना था। और दूसरा चीज है कि कोरोना आया, पूरा देश का गतिविधि रुक गया, तो दुनिया का रुक गया, सप्लाई चेन टूट गया, सारा कुछ खत्म हो गया। इसके कारण भी प्रभाव पड़ा है। मोदी का यही रहा है कि इन्होंने वादा बहुत ज़्यादा किया और उसे डिलीवर नहीं कर पाए, और उसी के लिए इन्होंने इतना सारा फ्रंट खोला, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, उसके लिए पैसा तक नहीं था। चाबहार आपको बताएं कि ईरान में चाबहार के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन पैसे नहीं थे भारत सरकार के पास कि वो वहाँ पर काम शुरू कर पाए। बहुत सारे अरबों खरबों का वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है। फिर से अफगानिस्तान में आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने जो है, आपको चाइना घेर रहा है चारों तरफ से, उससे आपको बचना है, आपको अपना देश का जो है इकोनॉमी को बढ़ाना है। आप कहते हैं कि मेक लोकल वोकल फॉर लोकल बनिए, तो उसके लिए भी तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना। इतना पैसा आएगा कहाँ से? पैसा का जो सोर्स है वो भी तो खोजना पड़ेगा ना। तो मोदी यही कारण है कि ये एक तरह से कहा जाए तो आपने एक साथ कई काम को शुरू कर दिया, और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा और समय लगना था, उतना आपके पास संसाधन था नहीं। इसी कारण ये जो है ग्रोथ धीरा पड़ा हुआ है देश का, और उसका निगेटिव असर देश पे पड़ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत की स्थिति जो है अभी बहुत अच्छी है, और भारत सेफ है अभी। तो मोदी का जो अभी का 8 साल का जो कार्यकाल रहा है, तो इसे हम पिछले 30 साल के कार्यकाल से अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे व्यवस्था को रिव्यू किया गया है। एक नया शासन आया और उस शासन ने पुरानी सारी व्यवस्थाओं को खत्म करके नई व्यवस्था को लाया। तो ऐसे में जो ठेकेदार होते हैं, जो पिछले 60 सालों से ठेकेदारी अपना लिए थे, उन लोगों का ठेकेदारी खत्म हुआ तो उन्हीं लोग का विरोध शुरू हुआ। नया देखिए, कोई भी भारत इतना बड़ा विशाल देश है, इसे बदलने में समय लगता है। समय लगने में उसमें बहुत सारा चेंज होता है, जिसके कारण व्यवस्था परिवर्तन होता है, उसके कारण लोगों को परेशानी होता ही होता है, और ये परेशानी कुछ दिन रहेगा। चलिए, तो ये परेशानी कितने दिन रहेगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन 8 साल पूरा हो चुका है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इसी के साथ आज ज्ञानव्यापी पर जब ये खबरें चलने लगी तो एक सोशल मीडिया पोस्ट है, काफ़ी हास्यास्पद है, मुझे भी हंसी आई थी, वो पोस्ट पढ़ के आपके साथ साझा कर ही देता हूँ। कि किसी व्यक्ति ने लिखा था फेसबुक पर कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में सिर्फ आज शिवलिंग नहीं मिला है 12 फुट का, बल्कि एक ताम्रपत्र भी मिला है, और उस ताम्रपत्र में लिखा है कि 2024 ही नहीं 2034 में भी आएगा तो मोदी ही। अब इसे आप कैसे लेते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो 8 साल पूरा हुआ है प्रधानमंत्री का, उस पर आपकी जो प्रतिक्रिया है वो हम तक जरूर पहुंचाइएगा। ये वीडियो आप NBC 24 पर देख रहे थे। मेरा नाम उदित आर्यन है, मेरे साथ इस चर्चा में आदेश पुरी मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया।